ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के डिफरेंस पे है। तो ये याद रखिएगा कि इस पूरे मतलब सब्जेक्ट में कुछ आए ना आए, ये एक टॉपिक आपको आएगा ही आएगा। और इन फ्यूचर अगर आप हीट से लेकर या हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड फील्ड में काम किए तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है आपकी इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या होता है? तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपका डेफिनेशन था, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट वी गेट डिवाइडेड बाय व्हाट वी पे। ठीक है, अब ये व्हाट वी गेट क्या हुआ? तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय द फिन। बात समझ में आ गई? व्हाट वी गेट तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय द फिन। एक मिनट, तो सर को बोलो कि बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज का मेन करके। ठीक, ठीक है। तो व्हाट वी गेट तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय द फिल्म, और व्हाट वी पे तो मैक्सिमम हीट दैट वुड बी ट्रांसफर इफ होल सरफेस ऑफ द फिल्म इज मेंटेन टू द बेस टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ? तो मैंने एक सिस्टम लिया था और ये सिस्टम पे मैंने फिल्म फिन्स ज्वाइन किए। ठीक है, फिन ज्वाइन किया था तो हमने जो बेस टेम्परेचर माना था वो T0 माना था। तो स्टेटमेंट क्या किया कि जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है एक्चुअल, वो डिवाइडेड बाय एक मिनट भाई। अभय पटेल, दोबारा लेट मत आना। तो व्हाट वी गेट तो जितना एक्चुअल हीट ट्रांसफर हुआ वो डिवाइडेड बाय व्हाट वी पे। तो अगर ये एनी हाउ अगर ये जो फिन्स हैं इसका टेम्परेचर बेस टेम्परेचर T0 के इक्वल हो जाए तो उस दोनों के बीच का जो रेशियो होगा इट इज कॉल्ड इफिशिएंसी। ठीक है, तो द इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ actual heat transfer by the fin to the maximum heat transferable by fin if entire fill area were at base temperature। तो अब इसका एक एग्जांपल से उसने समझाया है कि फॉर अ फिल्म विच इज इनफाइनेटली लॉन्ग, तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हुआ? तो हमारा एक्चुअल कितना हुआ तो हमने जो निकाला था अंडर रूट, ये एक्चुअली अंडर रूट यहाँ तक है ना, अंडर रूट THKA T0 माइनस TA डिवाइडेड बाय, और अगर बेस टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? तो अगर बेस टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा और हम इसको रेडिएट कर रहे हैं मतलब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू U इंटू A अपॉन T हायर माइनस T लोअर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला उसने यहाँ पे पुट किया है कि Q इंटू एरिया की जगह उसने पेरीमीटर इंटू लेंथ लिखा, पेरीमीटर इंटू लेंथ T0 माइनस टी। तो ये T0 माइनस टी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब इसको अगर मैंने ओपन किया तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच पी इंटू अंडर रूट एच पी। तो अंडर रूट एच पी और एच पी एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो दूसरा क्या बचा? अंडर रूट के ए अपॉन में एच पी, और इनटू में एक एल खड़ा है, तो ये एल को यहाँ पे अगर तुम ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और अगर नहीं लिखना चाहते हो तो ये एल एक्चुअली स्क्वायर रूट के बाहर में है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर में। तो आपका जो फॉर्मूला हुआ के ए अपॉन एच पी, एक्चुअली एच पी अपॉन में के ए जो है वो हमने एम पढ़ा था, तो इसका रेसिप्रोकेटिव क्या हो गया? 1/m। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आया? इन फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग पिंस के लिए 1/m। अच्छा, फॉर अ पिन विच इज इंसुलेटेड एट द टिप, अगर टिप इंसुलेटेड हुआ तो फॉर्मूला क्या हुआ? तो हमने ऑलरेडी Q निकाल के रखा हुआ था, तो अंडर रूट एच पी के ए T0 माइनस टी ए हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 10 ml। तो बाद में तुमने इसे मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको वापस ओपन किया कैसे? अंडर रूट एच पी
इंटू अंडर रूट एच पी। तो अंडर रूट एच पी से एक एच पी कैंसिल आउट हुआ, तो आपका टोटल क्या बचा, अंडर रूट के ए अपॉन एच पी। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट के ए अपॉन एच पी इज इक्वल टू 1/m होता है। और ये जो एल था, ये जो छूट गया है, ये एल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुआ, तो आपका जो फंक्शन बना वो बना हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 10 ml अपॉन एम। ठीक है। अब इसमें उस पर एक और कंडीशन आ गए कि अगर एम एल को अगर अपन ओपन करें तो एम एल क्या होता है, तो अंडर रूट एच पी अपॉन के ए होता है। अब P जो है पेरीमीटर जो बोला गया वो है 2 टाइम्स ऑफ विथ, मतलब लिखते हैं 2 ब्रैकेट में b प्लस वाई विथ प्लस थिकनेस। तो स्टेटमेंट ये दिया गया कि इफ द फिन इज सफिशिएंटली वाइड देन द टर्म vb विल बी लार्जर एज कंपेयर टू 2y। मतलब ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी हुई, तो अगर मैं इसको निग्लेक्ट कर दूं, तो निग्लेक्ट करने पे क्या होगा, इक्वेशन बनेगा अंडर रूट 2hb अपॉन के बी वाई इंटू एल। अब इसमें से b कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो इक्वेशन बना वो बना अंडर रूट 2h अपॉन के वाई इंटू एल। और अगर ये एल को मुझे अंदर की ओर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ इंट्रोड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा -1/2, और ये -1/2 ऊपर गया तो वो +1/2 हो गया, तो ये हो गया L 3/2। मतलब ये L इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे 3/2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आपका जो कंप्लीट इक्वेशन बना वो बना अंडर रूट 2h अपॉन, अब y इंटू एल क्या हुआ, तो एरिया हो गया, तो ये फॉर्मूला बना अंडर रूट 2h अपॉन के ए इंटू एल, एल पे पावर 3/2 बराबर है। और ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं प्रोफाइल एरिया ऑफ द फिन। तो दस कंक्लूजन क्या निकला, फिन इफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ ml और अंडर रूट 2h अपॉन के ए इंटू एल रेज़ टू पावर 3। ठीक है। चलिए अब इसको उसने थोड़ा सा और लिबरेट किया। लिबरेट कैसे किया कि इफ द इफिशिएंसी ऑफ अ रियल रेक्टेंगुलर फिन which is long, wide and thin can be calculated by replacing L by a corrected length LC। तो corrected length कितना होता है, तो it is equal to 1 plus y/2। y आपका थिकनेस था, तो थिकनेस का हाफ प्लस अगर L को ज्वाइन कर दिए तो उससे हमें एक्चुअल या करेक्टेड लेंथ मिल जाता है। तो जब ये कलेक्टेड लेंथ मिल जाएगा तो उसके बेसिस पे आपका जो इक्वेशन है वो पूरा इक्वेशन चेंज होके इस फॉर्म में आ जाएगा। या आप डायरेक्ट याद कर लो तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। क्या कि हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 10 अंडर रूट 2h अपॉन के ए एल, ये एक्चुअली एल प्लस y/2 अपॉन अंडर रूट 2h बाई के ए एल प्लस y/2 को होगा। तो हीट फ्लो इक्वेशन क्या हुआ, तो आपका जो हीट फ्लो इक्वेशन हुआ वो हुआ अंडर रूट एच पी के ए टी नॉट माइनस टी ए हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 10 अंडर रूट 2h अपॉन के ए एल प्लस y/2। ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है इसको आपने इफिशिएंसी का नाम देके रखा हुआ है, तो अल्टीमेटली आपका जो हीट ट्रांसफर फॉर्मेशन होगा वो होगा इफिशिएंसी ऑफ फिल्म इंटू अंडर रूट एच, देखो एच पी एल सी टी नॉट माइनस। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ से इसको निकाल दिया गया है, इसलिए ये फॉर्मूला बचा। सो द इफिशिएंसी ऑफ फिन form a criteria for judging the relative merit of film of different geometry or material। मतलब क्या हुआ कि इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो आपके फिन का ज्योमेट्री कितना होता है, मतलब ज्योमेट्री कितना है और उसका मटेरियल कितना होगा उस पर डिपेंड। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, तो इफिशिएंसी ऑफ फिल्म एट द इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ के लिए 1/ml होगा। अगर इंसुलेटेड एट द टिप है तो 10h ml अपॉन ml होगा। और इसके बाद आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं याद रखने के लिए। और
लास्ट में ये कंक्लूजन है। चलिए, उसके बाद है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of the film heat transfer rate to the heat transfer rate that would exit without a film। मतलब इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हुआ? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विथ फिल्म टू द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट फिल्म। चलिए, तो अगर इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ की बात करेंगे तो उसमें विथ फिन हमने ये इक्वेशन निकाला था, अंडर रूट पी एच के ए टी नॉट माइनस टी ए। और अगर विदाउट फिन लिया तो विदाउट फिन के टाइम पे हमारे पास कोई फिन नहीं है, मतलब बेसिक इक्वेशन हमने पुट किया और बेसिक इक्वेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आ गया, क्या है? के ए टी नॉट माइनस टी। तो अल्टीमेटली ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो आपका जो फॉर्मूला बना वो बना अंडर रूट पी के अपॉन एच के। ओके, तो फॉर अ स्टेट रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ थिकनेस ऑफ वाई एंड विथ बी, तो अगर वाई उसका थिकनेस और बी विथ है, तो एक्चुअली में एरिया और पैरीमीटर का यहाँ पे रिलेशन दे दिया। क्या कि पेरीमीटर अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस वाई अपॉन बी इंटू वाई। अभी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि वाई जो थिकनेस बहुत कम है, बिल्कुल मिनिमम है, तो अगर मिनिमम क्वांटिटी को मैं ऐड भी करूंगा तो भी वो मतलब इस बी के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो इक्वेशन कैसा हो गया? तो ये हो गया अपॉन, यहाँ पे क्या आया? तो b इंटू वाई। तो ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ, b से b कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली बचा 2 अपॉन वाई। ठीक है, तो b p अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा? सिमिलर हो गया 2 अपॉन वाई के। तो अल्टीमेटली जो आपका इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला था, इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला ये देखो, p अपॉन a की जगह पे रिप्लेस हो गया, और वो रिप्लेस होने के बाद हुआ अंडर रूट 2k अपॉन h इंटू वाई। तो अल्टीमेटली ये जो इफेक्टिवनेस है, इससे कंक्लूड क्या हुआ? तो कंक्लूजन पॉइंट ये निकला कि फिन इफेक्टिवनेस अंडर रूट पी के अपॉन एच ए would be greater than unity if the rate of heat transfer from the primary surface is to be increased. It is being observed that use of fins on surface is justified only if Pk upon Ha is greater than 5। याद रखिएगा क्या कि जब भी आप कोई हीट एक्सचेंजर डिजाइन करते हैं, तो उस डिजाइन करते वक्त आपको उसमें फिन्स लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो उसकी पैरीमीटर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जब आप ये दोनों को एक दूसरे से डिवाइड में, मतलब पीके का मल्टीप्लाई करो, एच ए का मल्टीप्लाई करो और दोनों को एक दूसरे की डिवाइड में लेके जाओ, अगर ये वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी देन यू गो फॉर द फिन टेक्नोलॉजी, और अगर नहीं, अगर कम है वैल्यू, तो आप उसमें फिन्स मत लगाना, अल्टीमेटली वेस्टेज ऑफ मनी होगा। If the ratio of P and A, मतलब perimeter and cross sectional area, is increased, the effectiveness of fin is improved। ये यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है कि perimeter upon area को अगर आपने increase किया, मतलब P by A को अगर आपने increase किया, तो इससे ये ऑब्जर्व होता है कि effectiveness हमेशा improve होता है। Due to this reason, thin and close spaced fins are preferred। इस वजह से अगर आपने मतलब कभी रेडिएटर देखा होगा, तो रेडिएटर में देखा होगा कि फिन्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्लोजली पैक्ड होने का रीजन क्या है? क्योंकि P by A को आपको इंक्रीज करना है। ओके, the lower limit on the distance between two adjacent fins is governed by the thickness of boundary layer that develop on the surface of fin। Use of fin is only justified when h is small। तो मेरे ख्याल से आपने कैलकुलेट किया होगा जिसमें h की वैल्यू
H की वैल्यू एयर के लिए पता होगी समथिंग 0.0 समथिंग में होती है। मतलब जितना ज़्यादा आपका H कम होगा उतनी अच्छी फिन की इफिशियंसी होगी। द फिन इज हार्डली जस्टिफाइड unless H is greater than or equal to 0.2 HKP upon A. If the value of H is large, as experience in boiling, condensation, and high velocity fluid, the film may accurately produce a reduce in heat transfer. बोलो लेक्चर में हो। ठीक है। It is also appear that the use of fins will be more effective with material of large thermal conductivity. मतलब जिन मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी इफिशियंसी जो है सॉरी इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा होगी। इसलिए इसलिए ये देखो वर्ड लिखा हुआ है copper is superior to aluminum regarding thermal conductivity. Yet fins are generally made up of aluminum since aluminum is cheaper in cost and lighter in weight. ठीक है, मतलब ये आपको बताने के लिए बता रहा है कि आपने देखा होगा जो फिन्स लगे हुए जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं वो जनरली हम रेडिएटर में देख सकते हैं। तो उसने बताया कि थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की बहुत ज़्यादा है एल्युमिनियम के कंपेयर में, लेकिन एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा चीप है, लाइट वेट है, इस वजह से मैक्सिमम टाइम एल्युमिनियम को यूज करते हैं। ओके, तो ये दोनों का कंक्लूजन पार्ट, मतलब आपने अभी इफिशियंसी भी पढ़ा, जो इफिशियंसी की डेफिनेशन कैसे एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन में मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, और इफेक्टिवनेस की क्या थी, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विद फिन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट फिन। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो अब आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। The thermal parameter efficiency and effectiveness in case of fin insulated at the tip are related to each other. कैसे रिलेट किया गया, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला गया अंडर रूट पी एच के ए टी नॉट माइनस टी ए 10 H m, ठीक है, अपॉन में H इंटू पी एल टी नॉट माइनस टी, और इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है अंडर रूट पी एच के ए टी नॉट माइनस टी ए 10 ml अपॉन में H इंटू ए टी नॉट माइनस टी। अब ये दोनों को अगर मैं एक दूसरे से डिवाइड करता तो डिवाइड करने पे मुझे पता चलेगा इफेक्टिवनेस अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू पीएल अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अल्टीमेटली इफेक्टिवनेस इज अ फंक्शन ऑफ efficiency into PL upon क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्या बोल सकते हैं, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ efficiency into surface area of fin to the cross sectional area of the fin। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज एविडेंस फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट एन इंक्रीज इन fin effectiveness can be obtained by increase the length of fin, but it decrease the efficiency of fin on the other hand। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने लेंथ बढ़ाई, ठीक है, फिन्स की लेंथ बढ़ाई, तो इसकी वजह से फिन्स की इफेक्टिवनेस तो बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ एफिशिएंसी उस पूरे सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। ओके, चलिए इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है। अ लॉन्गिट्यूडिनल कॉपर फिन K is equal to कितना 600 mm long and 5 mm diameter is exposed to air stream at 20 degrees Celsius. The convective heat transfer coefficient is 20 watt per meter degree Celsius. If the fin base temperature is 150 degrees Celsius, determine rate of heat transfer, मतलब heat transfer find out करना है, and the efficiency of the fin। ये आपका आंसर है। लेंथ दिया, एक्चुअली आपकी थर्मल कंडक्टिविटी के की यूनिट मीटर में है, इसलिए आपको सभी को मीटर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला है हीट ट्रांसफर का, तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ के ए एम इंटू टी नॉट माइनस टी ए 10 H m। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ से सबसे पहले m की वैल्यू निकालनी,
अंडर रूट एच पी अपॉन के ए। ये जब निकाल ली तो अब ये से आप पूरा का पूरा यहाँ पुट करेंगे तो उससे आपका हीट ट्रांसफर रेट आ जाएगा और अल्टीमेटली इफिशिएंसी का फॉर्मूला 10H ml अपॉन ml से निकालोगे, मतलब वैल्यू रखोगे तो उससे आ जाएगा। ओके, ये आज का आपका डायरी मतलब क्वेश्चन है जिसे आपको कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है। ये आज आपका असाइनमेंट है। उसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का estimation of error in temperature measurement in the thermometer wall। थर्मोमीटर वॉल मतलब वेल का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा कुआं, कुआं मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर का पानी मतलब हॉट फ्लूइड बह रहा है। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। तो हमने क्या किया, एक पाइपलाइन लिया, इस पाइपलाइन को ऊपर से इंसुलेट कर दिया जिससे टेम्परेचर रिलीज बाहर ना जा सके। अब इसके अंदर में मैंने एक ट्यूब डाला और ट्यूब के अंदर में लिक्विड भर दिया और उसके ऊपर में एक थर्मोमीटर इंस्टॉल कर दिया। तो जो हमारा टेम्परेचर था वो एट द बेस, मतलब जब x की वैल्यू हमारी जीरो, यहाँ यहाँ बेस की बात कर रहे हो ना, इस जगह पे है, वो है टी नॉट की इक्वल है। और जब x मतलब ये l डिस्टेंस कवर करेगा तो वो एट x इज इक्वल टू l जो टेम्परेचर होगा वो टी एल हो जाएगा। ओके, जो फ्लूइड टेम्परेचर है वो टी एफ है। ठीक है, तो इसने एक कंक्लूजन का पार्ट दिया कि जब मैंने यहाँ से हीट फ्लो मतलब सॉरी कोई फ्लूइड फ्लो कराया तो ये फ्लूइड फ्लो कराने की वजह से जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जनरली हर जगह पे अलग अलग आता है। मतलब ये इस ग्राफ से दिखा रहा है कि जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस में जो फ्लूइड का टेम्परेचर रहेगा वो टी नॉट रहेगा, मतलब वो इक्वल टू जनरली टी एफ के होता है। ठीक है, लेकिन जैसे 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 आप अंदर जाते जाते हो तो आपको ये पता चलता है कि ये जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, वेरी करके एक कर्व या पाथ फॉलो करेगा। आपने बोला लेक्चर में हूँ भाई, चौधरी से बुला रहे हैं, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब हम कोई भी फ्लूइड को ट्रांसफर करते हैं मतलब फ्लो मतलब किसी पाइप से फ्लो कराते हैं तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो बेस का टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्स टू टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड के इक्वल होता है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो तो वो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। तो ये कितना डिक्रीज होता है तो इसका एनालिसिस आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, एस्टिमेट ऑफ एरर इन टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, चलिए तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स याद रखना है। तो L इज इक्वल टू कितना है, तो लेंथ ऑफ द वेल और ट्यूब, D इज द डायमीटर इंटरनल डायमीटर ऑफ वेल और ट्यूब, del is the thickness of well, Tf is the temperature of fluid flowing through the pipe, and T naught is the temperature of the pipe wall। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन मतलब जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है वो है थीटा एक्स अपॉन थीटा नॉट। तो मेरे ख्याल से थीटा क्या होता है, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर्स। तो जब मैंने एक्स लिखा तो ये हो गया टेम्परेचर ऑफ एक्स माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड अपॉन थीटा नॉट क्या हो गया, तो बेस टेम्परेचर टी नॉट माइनस टी एफ, और इट इज अ फंक्शन ऑफ hyperbolic function of cos ml minus x upon cos ml। ठीक है, तो अब वही अल्टीमेटली आपको अगर निकालना है फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपने जैसे ये देखो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रख दी तो cos 10 ml अपॉन cos 10 ml हो जाएगा, और अगर l रखी तो l माइनस l इज इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो 1 बाय cos ml हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एट x इज इक्वल टू l क्या हो गया, टी एल माइनस टी एफ अपॉन टी नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू कॉस टेन एल कॉस एच एम एल माइनस एल। तो एल माइनस एल ये 0 हो गया तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आई अपॉन में हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉस एम एल। तो आपका जो इक्वेशन बना वो बना टी एल माइनस टी एफ अपॉन टी नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू 1 बाय हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ
क्रॉस ml, इससे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेयर TL इज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर एट द बॉटम ऑफ द वेल एंड पेरीमीटर ऑफ द वेल क्या होगा, तो P इज इक्वल टू पाई इंटू डी प्लस 2L, और ये समथिंग इक्वल होता है पाई डी, और एरिया क्रॉस सेक्शन जो होगा वो होगा पाई इंटू डी इंटू डेल। तो P बाय एल जो होगा, सॉरी P बाय ए जो होगा, इट इज द फंक्शन ऑफ पाई अपॉन डी अपॉन पाई डी इंटू डेल। तो ये 1/del के इक्वल, मतलब ये अल्टीमेटली पता चल गया जितना थिकनेस रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। और m जो है वो आपने अंडर रूट एच के अपन के पढ़ा हुआ है, तो इसकी जगह पे आपने ये फॉर्मूला पुट किया, तो फॉर्मूला बना m इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन के इंटू डेल, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई कंटेनर लें जिसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो ओके, और इसके अंदर अगर आपने टेम्परेचर फाइंड आउट किया है, तो ये हमेशा याद रखिए कि ये टेम्परेचर जो है वो पूरे फ्लूइड का नहीं बताता है। तो फ्लूइड का टेम्परेचर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अल्टीमेटली कंक्लूजन करना है। Thus, the temperature measured by the thermometer is not affected by the diameter of the ring. मतलब D से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। From the equation 1 point इस वाले की बात कर रहे हैं 2.164, it is obviously that in order to reduce the temperature measurement error, ml should be large necessary the following। अब क्या है वो भी, तो large value of h, मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो अल्टीमेटली इस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो ये कांस्टेंट थर्मल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की, थर्मल कंडक्टिविटी की और डेल्टा की, मतलब कितना थिकनेस है उस पर डिपेंड करता है। तो लार्ज वैल्यू ऑफ एच, स्मॉल वैल्यू ऑफ के, लॉन्ग एंड थिन वॉल, मतलब लंबा होना चाहिए और पतला होना चाहिए। तो the pocket may be placed obliquely or inclined if necessary to provide a longer insertion of thermometer, ठीक है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मर्करी थर्मोमीटर, आज कम है सर, देख 12 ही है, आज बहुत कम है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आपका जो क्वेश्चन है, a mercury thermometer placed in oil well is required to measure temperature of compressed air flowing in a pipe. A well is 140 mm long and is made up of steel of 1 mm thickness. The temperature recorded by the well is 100 degrees Celsius, while the pipe wall temperature is 50 degrees Celsius. Heat transfer coefficient of air and well wall is 30 watt per meter square degree Celsius. Estimate true temperature of air. तो अल्टीमेटली आपको मैंने पहले बोला था कि ये इक्वेशन आपको याद रखनी है और m की वैल्यू याद रखनी है। तो सबसे पहले आपने m निकाल लिया, आपके पास l दिया हुआ है, तो आपने ये इक्वेशन निकाल ली। अब I2TL की वैल्यू 100 दे के रखे, TF की वैल्यू आपको निकालनी है, T नॉट की वैल्यू आई थिंक 50 दे के रखी हुई है, ठीक है। तो 100 और 50 दे के रखा हुआ है, TF की वैल्यू आपको निकालनी है, तो टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा सिमिलर क्वेश्चन है, a thermometer pocket is inserted in a pipe of 150 mm diameter carrying hot air. The pocket is made up of brass. The inner and outer diameter of pocket are 10 mm and 15 mm. Actually, ये 10 और 15 आपके thickness को find out करने के लिए निकाल दिया होगा। The heat transfer coefficient of the pocket and air is given by, आपको ये नसल्ट नंबर दे के रखा है। एक्चुअली इसके बारे में आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा, मगर फिर हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी दिया है, रेनॉल्ड्स नंबर दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअल एरर इन टेम्परेचर मेजरमेंट इज द
पाई टू ऑल, मतलब टी नॉट की वैल्यू देके रखा है और टी ए की वैल्यू देके रखा हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले नेसेल्फ नंबर में आर ई की वैल्यू पुट करिए, तो उससे आपका नेसेल्फ नंबर निकल गया, और नेसेल्फ नंबर का फॉर्मूला है एच डी अपॉन के। तो इसके बेसिस पे आपके मतलब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकल जाएगा। तो ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 212 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस आ गया। अब अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला है T1 माइनस टी एफ अपॉन टी नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू 1 बाय हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉस एम एल, जिसमें आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एच पी अपॉन के ए, और अब यहाँ पे p बाय ए निकालना है। तो p बाय ए के लिए पाई डी अपॉन में पाई बाय 4 डी नॉट स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर। अल्टीमेटली इसके बेसिस पे आपने p बाय ए की वैल्यू निकाल ली। ये p बाय ए की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो अब आपका m का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, और m का मल्टीप्लाई एच से किया तो आपने ml निकाल दिया। अब ये ml की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। तो अल्टीमेटली एरर कितना फाइंड आउट हुआ, तो क्वेश्चन में 150 गिवन दिया हुआ है, आपने 121 कैलकुलेट किया, अल्टीमेटली दोनों का डिफरेंस जो है आपका वो एरर आ गया। बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है, मतलब सेकंड पार्ट चैप्टर 1 का, यूनिट 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। ये हाइलाइट्स हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि ये आपने फॉर्मूलेस पढ़े थे जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे। इसी के साथ आज आपका लेक्चर कंप्लीट। अब अगर किसी को कोई डाउट हो